आप सभी को हमारा नमस्ते। कई सारे लोग हमसे नर्मदा यात्रा के संदर्भ में अलग अलग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक साथ ही सारे को रिस्पॉन्ड कर दूं। एक बार किसी सन्यासी से किसी ने पूछा कि लोग नर्मदा यात्रा क्यों करते हैं। उसने कहा बहुत सिंपल सी बात है, पेट भर के खाना मिल जाता है, पैर पुजाई अलग से होती है, तो नर्मदा यात्रा क्यों नहीं करे लोग। नर्मदा यात्रा में सामान्य रूप से उस पूरी रास्ते में ऐसा रूट है कि हर आदमी सुबह से शाम तक में कम से कम 10 बार आपको पैर छू के प्रणाम करता, ठीक है। साथ में अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा के पैसे और देता है, खाना भी खिलाता है, पैर धो के प्रणाम भी करता है, ठीक है। तो उसने कहा कि खाने को पेट भर के मिल जाता है और पैर पुजाई हो जाती है, तो लोग क्यों न करें नर्मदा परिक्रमा। सामान्य रूप से देखिएगा तो मुझे ये लगता है कि किसी यात्रा का या किसी भी क्रियाकलाप का अगर कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है तो आप प्रक्रिया के दौरान उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपने काम को कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। निरुद्देश्य अगर किसी वो को करने जा रहे या कोई बहुत लक्ष्य नहीं है आपके हाथ में, तो फिर इन यात्राओं का बहुत मतलब नहीं है। एक लक्ष्य आपके हाथ में है तो इसका मतलब है। तो मैं अपने लक्ष्य पर आने के पहले आपको ट्रेडिशनल बताता हूँ कि क्या क्या रहता है सामान्य रूप से। बहुत सारे लोग अपने घरों में कुछ मन्नत मांगे हुए होते हैं कि ये हो जाए तो मैं नर्मदा परिक्रमा करूँगा, या मैं नर्मदा परिक्रमा इस अपेक्षा से करूँगा कि ये मेरे घर में घटित हो जाए, तो बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटी का विवाह हो जाए, ऐसे कारण होते हैं। घर की कोई आफत आ गई हो वो ख़त्म हो जाए, ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आदमी यात्रा करता है। कुछ लोगों के यहाँ ये स्वीकृति है कि ये एक पावन यात्रा है, जिंदगी में एक बार करनी है, उस कारण से लोग करते हैं। कोरोना के समय से महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में इस तरह की यात्राओं का प्रचलन है जो कोरोना के टाइम पे बंद हो गया, लेकिन ये नर्मदा यात्रा चलती रही। तो एक बड़ा ग्रुप महाराष्ट्र का धीरे धीरे नर्मदा यात्रा में शिफ्ट हो गया। कुछ लोगों से बात करके ऐसा भी अनुमान बना कि महाराष्ट्र के आज के दिन कुछ ऐसे जो रिकॉग्नाइज्ड संत हैं, ठीक है, वो नर्मदा यात्रा में लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। तो आज के दिन यात्रा का 50% लोग अगर आप देखिएगा, 50% तो महाराष्ट्र से, जबकि नर्मदा जी 100 किलोमीटर मुश्किल से महाराष्ट्र में, लेकिन आधे लोग महाराष्ट्र से नर्मदा यात्रा करने वाले। तो अगर सामान्य उद्देश्य को देखिएगा तो एक इस तरह का रहता है। बनाया किस लिए गया था ये, उसको अगर पीछे लौट करके देखेंगे तो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने इसकी सबसे पहले परिक्रमा की थी, और उसका सामान्य उद्देश्य ये होता है कि एक साधना विधि जिसको भी वो अपनाए हुए हैं उसको निश्चिंत होकर के कर सके। और एक सन्यासी के लिए भारतीय परंपरा में ये माना गया है कि 1 रात या 3 रात से ज़्यादा वो एक स्थान पे नहीं ठहरे। तो एक प्रावधान उस तरह का बना हुआ है जहां आप उस यात्रा को करते हुए जो भी आपकी साधना की पद्धति है, चाहे जप की हो, चाहे ध्यान की हो, योग की हो, उस साधना को आप इस दौरान करते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों से निश्चिंत होके। तो अभी भी निश्चित रूप से कुछ वैसे साधु संत हैं जो इसको किया करते हैं, लेकिन पूरी संख्या की तुलना में वो नंबर बहुत कम हो गया है, लेकिन है। तो आपको अभी भी उस यात्रा में ऐसे लोग मिलेंगे जो रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ध्यान करते हैं, मिलेंगे लोग आपको। इस यात्रा में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने यात्रा के पहले संकल्प ले रखा है कि मैं अपने इन मंत्रों का इतने लाख बार, इतने करोड़ बार जाप करूँगा। जो भी उनकी अपनी साधना विधियाँ हैं उसको मान करके उसके हिसाब से करते हैं। मूल उद्देश्य देखिएगा तो यात्रा का हो रहा है।
सामान्य रूप से पहले जो सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे वो इस यात्राओं को किया करते थे। धीरे धीरे जो वानप्रस्थ का एज है, जिन्होंने घर की जिम्मेदारियां पूरा कर लिया है, वो इस यात्रा में आ गए। जब तक सन्यासी इन यात्राओं को किया करते थे तो इस यात्रा का समय फिक्स किया गया था 3 साल 3 महीना और 13 दिन। 3 साल 3 महीने 13 दिन। धीरे धीरे अभी वानप्रस्थ से होते होते गृहस्थ तक के लोग इसमें आ गए हैं यात्रा करने के लिए, तो उनके पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां। तो फिर ये तय हुआ कि जितने दिन में कर सकते हो उतने ही दिन में कर लो। तो अभी इस यात्रा को कम से कम जो लोग करते हैं वो 65, 70, 75, 65, 70, 75 दिनों में भी कर देते हैं। अधिकतम देखिएगा तो जो 3 साल 3 महीना 13 दिन का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन है इसका। सामान्य रूप से इसकी जो शुरुआत होती है वो नवंबर के आसपास जो एकादशी होती है दीपावली के बाद, देव उत्थान एकादशी कहते हैं, यहाँ भी कुछ कहते होंगे उसको जी, उस समय से शुरू होती है। और आषाढ़ की एक एकादशी होती है देवशयन एकादशी, उस समय से शुरू होता है और इस समय तक चलता है। ये जो बीच के 4 महीने हैं देवशयन एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच का, उस समय ये यात्रा नहीं होती ट्रैवलिंग के रूप में। लेकिन आप जहाँ होते हैं, जिन आश्रमों में, जिन घरों में, जिन संस्थानों में या किसी खेत में, किसी जंगल में, आप वो पूरे 4 महीने वहीं पर रह करके अपनी साधना को करते हैं। उसको चातुर्मास कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप पूरी यात्रा को करेंगे तो 3 चातुर्मास आपको मिलेगा। तो 1 साल तो आप बेसिकली एक स्थान पे रह के साधना करते हैं 3 अलग अलग जगहों पे। ऐसी मान्यता है कि उसमें से 1 चातुर्मास नर्मदा जी के दक्षिण तट पे करना चाहिए और 2 चातुर्मास उत्तर तट पे करना चाहिए। तो ऐसा उसका प्रावधान है। यात्रा जो सामान्यतः शुरू की जाती है वो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी शुरू करेंगे यात्रा आपकी वहीं पर वापस आके पूरी होगी। और इस पूरी यात्रा के दौरान आप कहीं भी नर्मदा जी को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप जिस तट से चल रहे हैं उसी तट से चलेंगे, क्रॉस किसी जगह पे नहीं कर सकते। और फिर पूरा परिक्रमा करके आप लौट करके उसी जगह पे आएंगे। सामान्य रूप से लोग 2 जगहों से इस यात्रा को सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं। एक तो ओंकारेश्वर है, इंदौर के पास एक जगह है वहाँ से, या फिर अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ से। अमरकंटक से शुरू करने का कारण यह है कि वो नर्मदा जी का ओरिजिन है। ओंकारेश्वर से शुरू होने का क्रम धीरे धीरे ऐसे हो गया कि पूरी यात्रा के बाद जिस नर्मदा जी के जल को लेकर के आप यात्रा कर रहे होते हैं उसको ओंकारेश्वर में जाके चढ़ाना होता है। तो लोग यात्रा से वहीं से शुरू करने का बेनिफिट ये होता है कि वहीं पर यात्रा पूरी होती है, वहीं पर ओंकारेश्वर में जल चढ़ा लेते हैं, यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन लोग अलग अलग जगहों से भी करते हैं। इसकी परिक्रमा के तरीके कई सारे अलग अलग भी हैं। ये तो एक परिक्रमा मैंने बताई कि ऐसा घूम करके लोग करते हैं। इसकी परिक्रमा का एक सिस्टम ऐसा भी है कि एक साइड से पूरा अमरकंटक से स्टार्ट करके समुद्र तक जाते हैं और फिर वापस लौट करके अमरकंटक तक आते हैं उसी साइड से, फिर दूसरे साइड से जाते हैं और दूसरे साइड से आते हैं। बट ये फिर उन सन्यासियों के लिए है जो वस्तुतः कहीं ना कहीं साधना कर ही रहे हैं, तो साधना स्थली के रूप में इस रूट को चुन लिए। काल क्रम में धीरे धीरे ऐसा डिज़ाइन हो गया है कि आपको इस रूट में कहीं भी, इस रास्ते में कहीं भी रहने खाने पीने का कोई अभाव नहीं होता। और जो मैंने कहा कि पैर पुजाई ऊपर से हो जाती है, तो उसका अभाव कहीं नहीं है इस रूट में। अब अगर मैं देखूं कि मैं किस उद्देश्य से शुरू किया था, तो हमको ये जो सजगता की साधना है ना, उसको मैं थोड़ा अपने लिए और गहराई और गंभीरता से करना चाह रहा था। योग संयोग से हमारे पास समय भी था,
तो वो समय होने के कारण और उस साधना को थोड़ा गहराई से करने के लिए अवसर पाने की दृष्टि से मैं मिनिमम डिस्ट्रैक्शन चाहता था अपने लिए, कम से कम हमारा ध्यान और चीज़ों में जाए वो चाहता था। तो उस दृष्टि से समय मिलने के लिए मुझे एक समय ऐसा लगा कि शायद इस यात्रा में मुझे वो समय आसानी से मिल जाएगा। लास्ट ईयर ही मैंने सोचा था अगस्त के आसपास कि इसको करूँने का करूँगा। तब तक मुझे और कुछ आइडिया नहीं था नर्मदा यात्रा के बारे में, सिर्फ इतना ही पता था कि नर्मदा यात्रा होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। ये सुन रखा था कि रहने खाने पीने का कुछ हो जाता है, क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता था, ठीक है। मैंने तो बस इतनी जानकारी से नर्मदा यात्रा को शुरू किया था। ये जो अभी जितना बता रहा हूँ ये तो सब उस यात्रा के बाद जो अर्जित हो गया है वो बता रहा हूँ। तो मेरा अगर मूल उद्देश्य देखिएगा तो मूल उद्देश्य तो ये था कि उस सजगता के काम को मैं सटीकता से कर सकूं और ये जो अस्तित्व सहज मूलभूत सच्चाई है उस पर हमारा ध्यान सतत बना रहे, उस अभ्यास को थोड़ा और गहराई से मैं कर सकूं। उद्देश्य मेरा ये था जिसके लिए मैंने शुरू किया था। बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप शुरू किसी भी उद्देश्य से करते हो, ठीक है, मिलता आपको बहुत कुछ और भी है। नर्मदा यात्रा मेरे लिए तो वैसी यात्रा में रही, अब अगर मैं लौट करके उसको देखता हूँ तो इसलिए मैं उससे क्या हमको इम्पैक्ट पड़ा या क्या असर पड़ा उसको मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा कि सजगता में मेरी कितनी गति हुई। मैं उन मुद्दों से शुरू करूँगा जो सामान्य रूप से मुझे उस यात्रा में छू गए और जिसका मुझे अनुमान नहीं था कि ये मुझे इस यात्रा में छुएगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमको छूने वाली लगी वो है लोगों का आत्मीयतापूर्ण सेवा। जो मैं पिछले दिन भी कह रहा था कि आप सुबह एक जगह चाय पीते हैं, दोपहर में कहीं खाना खाते हैं, शाम की कहीं चाय पीते हैं, रात में कहीं खाना खाते हैं, ये सब अलग अलग जगहों पे हो रहा होता है। हर बार एक नया व्यक्ति हमारी सेवा कर रहा होता है। वो एक ऐसे अनजान व्यक्ति की सेवा कर रहा होता है जिससे वो पहली बार मिल रहा है और आखिरी बार मिल रहा। लगभग स्थिति तो ऐसी ही होती है ना, न पहले कभी मिलना न बाद में कभी मिलना। योग संयोग से कभी भेंट हो जाए वो अलग बात है। उसके बाद भी जिस आत्मीयता से, जिस भावपूर्ण ढंग से वो अर्पण समर्पण का काम करते हैं वो किसी को भी छूता है। एक आदमी करे, एक जगह करे, आदमी इग्नोर कर दे, वो अंकुर निकलता भी है सेवा का तो मर जाता है। सुबह भी वही देखे, दोपहर भी वही देखे, शाम भी वही देखे, रात भी वही देखे, कल सुबह भी वही देखिएगा, कल दोपहर भी वही देखिएगा। पत्थर से पत्थर हृदय में भी किसी दिन तो वो अंकुर उठेगा। उसमें भी वो सेवा को करते हुए वो लोग दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, पूरे साल भर के खाने का इंतजाम नहीं हो। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस का अब आपको बता रहा हूँ, किसी दूसरे का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास पूरे साल भर खाने का इंतजाम भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो सेवा करते हैं। बाकी समय मजदूरी करके कुछ और करके अपना घर चला लेते हैं, सेवा कर पाते हैं। मैं तो उसको देख करके ये देखता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संसाधन उनसे अधिक है, ठीक है। वो जिस काम को अच्छा काम मानते हैं वहाँ कम से कम सेवा तो कर पा रहे हैं, संसाधन तो लगा पा रहे हैं। क्या हम जिस काम को अच्छा मानते हैं वहाँ हम उस तत्परता से अपने संसाधन और समय को लगा पा रहे हैं कि नहीं? ये सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कम से कम मैं तो अपने से 100 बार पूछा, 100 बार पूछा। कई बार इस सेवा को करने वाले वो लोग होते हैं जो सड़क पे भीख मांगने वाले लोग हैं। एक दिन सुबह सुबह हम लोग 7 बजे, गुजरात की ही बात है, मुझे लगता है भरूच के पास की कोई जगह थी, सुबह 7 बजे हम लोग गुजर रहे थे तो किसी ने ज़ोर से चिल्लाया नर्मदे हर। तेज़ चल रहे थे हम लोग, 2-3 बार जब चिल्लाया तो ध्यान गया, वो आवाज़ सुनाई दी कि कोई ज़ोर से दूर से चिल्ला रहा है, तो ध्यान आया कि पुकार रहा है हमको, ठीक है। तो मुड़े उस तरफ गए वहाँ पर, तो एक आदमी हाथ में कुछ 5 रुपया 7 रुपया लेकर के, हम 2 लोग थे, वो दोनों को देने के लिए बैठा था। उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखे जब, तो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है,
पैर ठीक नहीं होगा निश्चित रूप से। ठीक है, पास में एक थैला है जिसमें कुछ भीख मांगने का काम कर रहा है। ठीक है, उस भीख मांगने के पैसे में से भी वो ये चाहता है कि हम लोगों को कुछ दें। आप मना करिए तो कहेगा, ये कहिए चाय पी के आए हैं तो कहेगा रख लो पैसे, आगे पी लेना। ठीक है, एक दूसरी जगह पर ऐसे ही कोई मिले, उसको मना किए तो कह रहा है ले आओ, इसी बहाने तुम्हारे साथ हम भी पी लेंगे। ये जो एक भीख मांगने का वाले का भी दृष्टिकोण दिखाई देता है कि हम सेवा को उस तत्परता से कर सकें जिसको भी वो महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, वो जगह है जो छूता है। कम से कम मुझे तो छू पाया, और अपने साथ चलने वाले बहुत लोगों को मैं देख पाया कि उनको छू पाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि वो किसी आस्था के तहत कर रहे हैं, किसी श्रद्धा के तहत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उनकी मान्यताएं हैं जिसके तहत कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार अपने से एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक आदमी किसी आस्था के कारण जिसको ठीक मानता है उसमें इतनी आत्मीयतापूर्ण ढंग से सेवा कर रहा है, तो मैं सारी समझदारी के साथ, जिसको अभी हम समझदारी कहते हैं, ठीक है, वो सारी समझदारी के साथ जिस काम को ठीक मानता हूँ उसमें लगे हुए लोगों के साथ भी इतनी निष्ठा आत्मीयता से जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ। ठीक है, मेरे देखने का नज़रिया पूछिएगा तो हमेशा ये प्रश्न हमारे मानस में घूमता रहा। और इस तरह के लोगों को सेवा करके हुए जब देखते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि मन से भी, तन से भी, धन से भी, तीनों से हम बेहतर हैं। तो फिर ये कारण नहीं है कि मन तन धन का अभाव है इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे। वो कारण हमको तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो वो जगह है आत्मीयता के साथ जुड़ करके किसी को देख पाना, और सचमुच दिखाई देता है कि आप अगर रुक के उनके यहाँ चाय पीते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। शाम को 5 बजे अगर आप किसी आश्रम के सामने से गुजरते हैं, या कोई गृहस्थ जो अपने घर पे लोगों को रोकता है वहाँ से गुजरते हैं, तो जिस आत्मीयता से, जिस उत्साह से वो दोनों हाथ जोड़ करके आपको अपने यहाँ रुकने के लिए कहता है, ठीक है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं फिर से कहूँगा, मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है कि वो आस्था से कर रहा है, कि श्रद्धा से कर रहा है, कि किस कारण से कर रहा है। मेरे लिए मुद्दा यह है कि वो जिस काम को ठीक मानता है उसमें अगर इतनी निष्ठा से लगा हुआ है, तो क्या मैं जिसको ठीक मानता हूँ उसमें इतनी निष्ठा से समझदारी पूर्वक हूँ कि नहीं। और अगर समझदारी के बाद भी मेरी वो निष्ठा नहीं है, तो हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि ये समझदारी ठीक है कि वो आस्था ठीक है। तो अगर मैं अपना जगह देखूँ ना, तो जो पहली चीज़ हमको सबसे ज़्यादा छुई वो है आत्मीयतापूर्ण सेवा। और वो लोगों को इतना छूता है कि इस यात्रा को करने वाले वैसे लोग जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, ठीक है, वो इसी के किनारे कोई ना कोई आश्रम बना करके सेवा शुरू कर देते हैं। अभी भी इस रास्ते में सेवा करने वाले आधे से ज़्यादा लोग वैसे हैं जिन्होंने परिक्रमा की, कोई जगह ठीक लग गई, ठीक है, वहाँ सेवा शुरू करते। कुछ तो ऐसे हैं कि वो सेवा का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि रास्ते में किसी जगह पर दिखा कि यहाँ सेवा नहीं होती है, तो या तो परिक्रमा पूरी करके या बिना पूरी किए ही वहाँ बैठ गए, वहाँ सेवा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे आश्रम खड़े हो गए, संस्थान बन गए। कई जगहों पर आपको आधे लोग कम से कम वैसे दिखाई देंगे जिन्होंने या तो वहाँ आश्रम नया इस्टेब्लिश कर दिया धीरे धीरे, ठीक है, या पुराने आश्रमों में जहाँ लोग बहुत नहीं थे वहाँ सेवा देनी शुरू कर दी। सब तरह के आश्रम मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी भव्य अट्टालिकाएँ भी मिलेंगी आप गुजरात साइड आएंगे तो। और उधर एमपी में डिंडोरी मंडला साइड देखेंगे ना, तो 4-6 बांस के पिलर लगे हुए और ऊपर पॉलीथीन पड़ा हुआ, उसमें भी पानी 4 जगह से गिर रहा है, वो लगा के लोग सेवा कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कुल संसाधन अगर देखिएगा पूरे आश्रम में तो 1000 रुपया भी मुश्किल से होगा। वहाँ से भी खड़े होकर के आदमी दिन भर में 100, 200, 400, 500 लोगों को या तो खाना खिला देता है या चाय पिला देता है, नाश्ता करा देता है।
एक एक आश्रम में सीजन में जब ज़्यादा लोग चल रहे होते हैं 500-700 लोग तक होते हैं। पहले तो ये परिक्रमा देव उत्थान एकादशी से शुरू होती थी, लेकिन जब से महाराष्ट्र के लोगों ने चलना शुरू किया है तब से ये परिक्रमा दशहरा से शुरू होने लगी। वो लोग उसी समय से चलना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली चीज़ है आत्मीयता पूर्ण सेवा जो मुझे तो ठीक से छुआ, कि एक आदमी जिसके पास साल भर खाने का इंतज़ाम नहीं है, एक आदमी जो स्वयं भिक्षा मांग करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, ठीक है, वो भी जिस आत्मीयता से, जिस निष्ठा से अपना मन तन धन का एक हिस्सा लगा पाता है, वो काबिल तारीफ है। पहली चीज़ अगर हमसे पूछेंगे कि क्या छुई, तो ये मैं इसके लिए गया नहीं था। दूसरी चीज़ जो उस रास्ते की एक दिखती है वो ये कि जब आप यात्रा शुरू करते तो जो भी आपका सामान होता है सारे को आप एक बैग में लेके चलते हैं। वो बैग आपकी पीठ पर रहेगा पूरे समय यात्रा में चलने के दौरान। तो जितने सामान को लेके चलते हैं और यात्रा में जब उसका भार महसूस होने लगता है तो एक एक सामान आदमी निकाल के देखता है शाम को कि ये ज़रूरी है क्या, छोड़ सकते हैं कि नहीं, किसी को दे दें क्या, कहीं वापस भिजवा दें क्या। तो अगर मैं अपने लिए देखूं, बहुत कम सुविधा संसाधनों में जीने के बावजूद भी मेरे बैग का अगर मैं वज़न देखूं तो लगभग 10.5-11 kg होगा, ठीक है। उस 10-15 दिन की यात्रा में फाइनली वो सामान जो हमारा कम होके आ गया वो 6 kg पे आ गया। और वो 6 kg में धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सचमुच क्या हमारे लिए एसेंशियल है, क्या हमारे लिए आवश्यक है और क्या हमारे लिए अनावश्यक है, उसके बीच की सीमा रेखा बहुत अच्छे से खींचती है। क्योंकि कोई दूसरा तो सामान उठा के चल नहीं रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, आप ही को लेके चलना है। 50-50 ग्राम वेट का पता चलता है, ठीक है। हमने सुरक्षा के लिए 2-4 दवाएं रख रखी थी, खांसी हो जाएगा तो रख लेते हैं, ठीक है, दर्द होगा तो रख लेते हैं, शायद किसी को ज़रूरत पड़े, वो सब भी हटा दीजिए क्योंकि वो उसका भी भार पता चलता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना शुरू किया कि किन किन चीज़ों को हम एक जैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे वो को करके ना 6 kg पर वो सामान आया। और एसेंशियल मुद्दा ये नहीं है कि 6 kg पे आए कि 10 kg पे आए, मुद्दा ये है कि हमारी ज़िंदगी में एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, सुविधा के रूप में आवश्यक क्या है और गैर आवश्यक क्या है, उसकी सीमा रेखा हर आदमी को अपने हिसाब से ठीक से समझ में आ जाता है। तो जो समृद्धि में हम लोग बात करते हैं ना कि हर आदमी की आवश्यकता एक जैसी हो जाएगी, ये समृद्धि में नहीं होना है। अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आवश्यकता की पहचान हो जाए और उससे अधिक की उपलब्धि का भाव हो जाए, ठीक है। उस दृष्टि से आवश्यकता को पहचानने की जगह से ना बहुत अच्छी यात्रा रही हमारे लिए। ये उसका पार्ट 1 है कि आवश्यकता की पहचान हो जाती है, ठीक है। पार्ट 2 ये है कि अगला 2.5 महीना जो हमने यात्रा किया उसमें हमको वैसा जीने का आदत और अभ्यास हो गया। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं कि इतनी सुविधाओं में ज़िंदगी चलती है, हम उसमें अभ्यस्त हो चुके हैं जीने को। और कल को हमको ऐसी परिस्थिति में फिर से भी जीना हो तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि जिया जा सकता है, होता है, कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ रही। अगर मैं अपने लिए देखूँ ना तो सुविधा का सदुपयोग प्रवृत्ति की सीमा क्या हो सकती है वो ठीक से पकड़ में आया। कई बार ये लगता है कि भाई इसमें जीने में कैसे ज़िंदगी चलेगी। मैं दोनों चीज़ के बारे में कहता हूँ। मुझे उस यात्रा में बहुत अच्छे से ये बात थ्योरेटिकली तो पहले भी पता थी, अपने एक्सपीरियंस पर समझ में आया कि नींद का संबंध थकान से है, न कि आपके गद्दे, एसी और कूलर और पंखे की क्वालिटी से। शाम को 8:30-9 बजते इतनी अच्छी नींद आती है कि खाना अगर मिलने में लेट हो जाए तो आदमी पहले सो जाता है, ठीक है।
हाँ, कुछ नहीं ढूंढता आदमी, गद्दा है कि नहीं है, तकिया है कि नहीं है, जो मिल जाता है, जितना मिल जाता है उसी में बहुत अच्छी नींद आती है, उसी में बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि दूसरी बात जो उस रास्ते में समझ में आई ना, वो ये समझ में आई कि ये जो स्वाद है ना खाने का, उसका संबंध भोजन की गुणवत्ता से नहीं है, भूख से है। वो जब आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चलने के बाद किसी जगह पर रुकते हैं, तो जो आपको भूख लगी होती है ना, उसमें जो खाना सामने मिल जाता है वही स्वादिष्ट लगता है। उस पूरी यात्रा में कई जगहों पर तो आपको बहुत वैरायटी के खाने मिलेंगे, मतलब ऐसे दिन भी रहे जिस दिन हमारे खाने की थाली में 20-25 वैरायटी होगी, ऐसे दिन भी रहे। भंडारा करते हैं लोग, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो इतनी वैरायटी तक भी थी। लेकिन ऐसे दिन भी ज़्यादातर रहते हैं जिस दिन आपके खाने में 2 ही वैरायटी होगी, या तो चावल दाल होगा, या चावल सब्जी होगी, या रोटी दाल होगा, या रोटी सब्जी होगी। रोटी दाल और सब्जी तीनों मिल जाए ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस रोटी को और उस दाल को खाने में जो स्वाद होता है, वो स्वाद लौट के यहाँ के खाने में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो उसको अपने लेवल पर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि हमको वहाँ कैसा लगता था खाना और यहाँ कैसा लग रहा है। ठीक है, भूख की स्थिति ये होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सामान्यतः जो यहाँ जिस तरह की रोटियाँ बनती ना, कभी 3 से ज़्यादा नहीं खाता। ठीक है, वहाँ एमपी के ज़्यादातर हिस्से में जो बाटी बनाते हैं या जो टिक्कर खिलाते हैं, उसको देखेंगे तो इसकी 5 रोटियों का तो एक होता होगा। ठीक है, वो इतना मोटा मोटा बनाते हैं और उसको आग में सेकते हैं। ठीक है, कभी सेकने वाला ठीक रहा तो बहुत अच्छा सीख जाता है। सब नए लोग ही होते हैं कई बार जो यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया, वो भी लग जाते हैं उन कामों में, तो कई बार वो कच्चे भी रह जाते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी उसका स्वाद यहाँ के बाकी स्वाद से अच्छा है। और भूख की स्थिति देखेंगे तो वो जो 5 रोटी के बराबर एक रोटी थी, मैं कई जगहों पर तो उसको 2 खाया, कई जगहों पर 2.5 खाया। मतलब यहाँ की रोटी से गिनिएगा तो 10 रोटी और 12 रोटी होगी, मैं तो पूरी ज़िंदगी में नहीं खा सकता। मेरी माँ तो घर पर ज़्यादातर समय इसी बात को लेकर परेशान रही कि तू इतना कम कैसे खाता है। तो वो दिखता है कि भूख भी बहुत अच्छी होती है, स्वाद भी बहुत ठीक से पता चलता है। तो ये इसका जो संबंध है ना भूख का और भोजन का, वो जुड़ा हुआ है। और भूख जुड़ा है शरीर से श्रम करने से। ये बात हमको बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस पर दिखाई दी कि ये जो ज़िंदगी से श्रम खत्म हो गया है ना, उसके कारण भूख भी खत्म हो गई है, स्वाद भी खत्म हो गया। वो इतना न्यूनतम हो गया है श्रम, कम से मेरी ज़िंदगी में भी हो गया है। मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, मैं बार बार सोचता हूँ कि कैसे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा उसको डाल सकूँ। मैं बिजनौर जब भी रहता हूँ तो रण सिंह भैया हमको बहुत डांटते हैं इस बात के लिए कि थोड़ा रूटीन में आसन प्राणायाम को, श्रम को, व्यायाम को डालो और कुछ खेत में काम कर लिया करो। बट मैं उसको बहुत रेगुलर अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस यात्रा में वो बात भी बहुत अच्छे से दिखी कि ये जो स्वाद के लिए हम बहुत सारी वैरायटी को ढूंढते हैं ना, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहने से पे भी क्या असर उसका पड़ता है, उसको अगर देखेंगे तो उस पूरी यात्रा में इतना सारा करके हमारा वेट 1 kg कम हुआ। ठीक है, 1 kg लौट करके मैं आया तो 15 दिन बाद जब अपना वेट मेजर किया तो जो नॉर्मल रहता है उससे 2.5 kg ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। 1 kg कम हुआ था, 3.5 kg बढ़ गया, तो 2.5 kg ज़्यादा है अभी हमारा वेट नॉर्मल से। जो लास्ट मैंने बिजनौर में मेज़र किया था यहाँ आने के पहले, 2.5 kg ज़्यादा है। तो उससे ये समझ में आता है कि स्वास्थ्य भी बना रहता है उस खाने में, इतनी वैरायटी की भी ज़रूरत नहीं है। और उस रास्ते में ये ठीक से पता चलता है कि अगर आपको मीठा खाने का बहुत आदत लगा हुआ है, मिर्च वाला भोजन खाने का आदत लगा हुआ है, उसका अभाव आपको दुख देता है, दुख देता है।
जिसको उसकी आदत नहीं है उसका अभाव उसको दुख नहीं देता, वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। मिठाई के नाम पर उस रास्ते में हनुमान जयंती संयोग से हमारे यात्रा के बीच में पड़ी थी, इस कारण से कई जगहों पे मिठाई काफ़ी खाने को मिल गया हम लोगों को। मिठाई के नाम पर बूंदी मिलता है या लड्डू मिलता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम अवसर होगा जब बूंदी खाया हूँ या लड्डू खाया हूँ, ठीक है। लेकिन उस रास्ते में भूख के कारण स्वाद की वो स्थिति रहती है कि वो बूंदी और लड्डू भी आपके बाकी सभी मिठाइयों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये दूसरी बात में अगर अपने एक्सपीरियंस पे देखिएगा कि क्या रहा, तो सुविधा का उपयोग सदुपयोग वाला भाग, भूख और नींद का बात और शरीर स्वास्थ्य का बात, वो बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम जिंदगी में कई बार अपनी ज़िंदगी को किस तरह से कॉम्प्लिकेट कर लिए। कितने भी एक सिंपल खाना जब बनाना होता ना, चावल और दाल सिर्फ बना के खिला रहे थे एक जगह पर, एक सन्यासी थे वो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लोग आए, उन्होंने एक गैस जलाया, एक साइड चावल चढ़ाई, दूसरी साइड दाल चढ़ाया, 20 मिनट में बन के तैयार हो गया। वो जितनी देर में उसको खिलाए नहीं कि एक जत्था फिर आ गया 10 लोगों का। 12 बजे पहला बनाए होंगे वो, 12:45 बजे आने वालों में हम लोग थे, ठीक है। उन्होंने उसको दूसरी वो में पलटा, वो परोसने के लिए जो लोग थे वो लग गए, वापस 2 चढ़ा दिया, एक में चावल एक में दाल, 20 मिनट बाद वापस खिला दिया। तीसरी जब तक हम लोग खाए नहीं, एक पूरा दूसरा ग्रुप फिर से आ गया 15 लोगों का, वापस उन्होंने एक में चावल चढ़ाया, एक में दाल चढ़ाया, 20 मिनट में बना के खिला दिया। अगर खाना हमारा सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो ना, तो ज़िंदगी का बहुत समय और मानस बच सकता है। और फिर 10 आदमी आ जाए ना, कठिनाई नहीं लगती है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी कि सारा खाना बना लेने के बाद अभी 4 आदमी घर में एक्स्ट्रा आ जाए ना, बहुत मुश्किल होता है कि क्या करेंगे, ठीक है। उनको 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैरायटी ही नहीं है कुछ ज़्यादा। वो इतना सिंपल डिजाइन बना रखे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, सब लोग वही खा रहे हैं, वही जीवन शैली है, तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये कम है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये कम है, एकदम सहजता से वो चलता रहता है। तो अगर आप दूसरी उपलब्धि पूछेंगे ना, तो ये है। तीसरा, उस यात्रा में चलते हुए ना, जो भी योग संयोग हो, परिस्थिति हो, या अपना ही मानस ज़्यादा शांत रहता हो, या आस्था और श्रद्धा की स्थिति रहती हो, कारण चाहे जो भी रहता हो, लेकिन उस यात्रा में चलते हुए ना, उनकी भाषा में कहें तो नर्मदा माई सारी यात्रा का ध्यान रखती हैं। हमारी भाषा में कहें तो अस्तित्व में व्यवस्था होने के आधार पर कहीं कठिनाई और अभाव नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से झलकता है, वो बहुत अच्छे से झलकता है। पूरी यात्रा की स्थिति ऐसी रहती है कि सामान्यतः जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई उसको पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। कई बार हम उस यात्रा को सुबह ठंड के समयों में 6:30 बजे सूर्योदय होता था, तो लगभग उसी समय हम यात्रा को शुरू करते थे और शाम के सूर्यास्त तक ये यात्रा चलती है। रात्रि में विश्राम रहता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस यात्रा का लगभग समय। हमको एक दिन बरगी से जबलपुर आना था, थोड़ा जल्दी पहुंचना था, जबलपुर किन्हीं से मिलना था, इसलिए तो हम उस दिन सुबह, मुझे लगता है कि 5:30 बजे उस दिन निकल गए होंगे, और ठंड का मौसम था, तो बिल्कुल उस समय अंधेरा था। जब लगभग 6:45 बजे के आसपास उस समय सनराइज़ का समय था। उस 5:30 बजे भी जब हम निकलते हैं तो कई जगहों पर रास्ता तो किसी को पता नहीं होता, ना हम कोई गूगल मैप लेके चलते, ना रास्ता पता है। रास्ता का एक ही सोर्स है, कोई बताने वाला, ठीक है। तो बरगी के उस मेन रोड पर आकर के जहाँ से जबलपुर जाता है, 3 अलग अलग जगह टर्न है जहाँ आपको पता नहीं होता है कि कौन से टर्न पे आप जाएंगे, ठीक है। हमको तीनों टर्न पर कोई ना कोई आदमी खड़ा मिला जो ये बताने को बैठा हुआ है कि बेटा इस तरफ से चले जाओ। एक को तो हमने रुक कर, एक तो जो सबसे पहले मिले
वो तो ड्यूटी जा रहे होंगे 6 बजे वाली, तो मिल गए। एक वो तो चले गए। एक आदमी जब हमको वहाँ रास्ता बताया तो मैंने पूछा कि इतनी सुबह सुबह आप यहाँ कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा दूर से मैंने तुमको देखा जाते हुए, तो हमको लगा कि तुमको इस रास्ते पे कठिनाई होगी, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ा हो गया कि तुमको रास्ता बता दूँ, ठीक है। तो वो पूरा जगह को आप देखिएगा ना, तो एक एक जगह पर किसी न किसी योग संयोग के तहत कोई ना कोई उपलब्ध रहता ही है जो आपको डायरेक्शन बताते। और ऐसा एक नहीं, लगभग हर रोज आपको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होता है। एक दिन एक बड़ा सा डैम था 1-1.5 किलोमीटर का, जिसके इस साइड से जाना था। हमने पीछे एक माता जी से पूछा, उन्होंने कहा बस बेटा ऊपर चढ़ जाओ और उसके बाद घूम के उतर जाना। तो मैं ऊपर चढ़ा और घूम के उतर जाने का मतलब घूमना पहले था, उतरना बाद में था। मैं उतर पहले गया और बाद में घूम रहा था, तो हम बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। 20-25 कदम चले होंगे, पीछे से एक माता जी चिल्ला के बाबा बोलते हैं वहाँ, या महाराज बोलते हैं, सुनने का मैं भी अभ्यस्त हो गया 3 महीने। तो वो पीछे से चिल्लाई कि बाबा वो रास्ते में जा रहे हो, जंगल जाता है, कहाँ पहुँचोगे, लौट के आओ इधर, ठीक है। तो उस पूरे रूट में आप देखिएगा ना, किसी भी जगह पर आप मूव कर रहे हैं, कोई ना कोई उपलब्ध होता है आपको जो आपको रास्ता बता दे। जंगल से जंगल में गुजरते हुए भी कोई ना कोई आदमी होता है जो पगडंडी बता देता है, क्योंकि वहाँ पगडंडियों के लंबे वो हैं, रास्ता तो फिर भी थोड़ा पता चलता है। जंगल की पगडंडियों में तो जहाँ 2 पगडंडी बट गई, कोई नहीं बता सकता कि किस में से जाएं। तो कई जगहों पर झंडियों के निशान लगे हुए हैं, मार्क किया हुआ है, लोगों ने किया है वो सबको। बट जहाँ वो सब के बावजूद भी कठिनाई होती है, कोई ना कोई होता है जो आपको हेल्प कर देता है। देखिए, ये एक्सपीरियंस बहुत साफ दिखता है, बहुत साफ दिखता है। यहाँ तक कि आप जंगल के रास्तों में गुजर रहे हैं और आपको चोट लग जाए, तकलीफ़ हो जाए, चाय पीने की इच्छा हो जाए, कोई ना कोई होता है जो ये सारे इंतज़ाम आपके लिए वहाँ कर देता है। लोग ही होंगे निश्चित रूप से, बट वो योग संयोग की प्रक्रिया वहाँ बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मैं अपने साथ भी देखूं तो ऐसे दसियों एक्सपीरियंस दिखाई देते। नर्मदा यात्रा की एक ब्यूटी ये भी दिखती है कि आदमी तो छोड़िए, उस रूट में बहुत सारे कुत्ते जो है ऐसे अलग अलग जगहों पर हैं कि आप जब जंगल से गुजर रहे हैं ना, तो 3 कुत्ते आपके साथ चलेंगे, 2 आगे और 1 पीछे। तो आपको रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से, और वो पूरा जंगल पार करा के उनका अपना एक जगह है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, वहाँ तक पहुँचा के आपको छोड़ देंगे, उसके बाद लौटेंगे। ठीक है, एकदम। कई बार लोगों को लगता है कि खाना खिलाते हैं लोग या बिस्किट दे देते हैं इसलिए चलते होंगे। एक कुत्ता हम लोगों के साथ चलना शुरू किया सुबह 5-5:30 बजे से, ठीक है। पूरी रात तक 28-29 किलोमीटर उस दिन हम लोग चले, पूरी रात तक चला, ठीक है। जहाँ गए वहाँ रुक गया, खाने को भी उसको रास्ते में दिए ना, नहीं खाया, ठीक है। फाइनली रात में जा कर के जो कुछ भी खाना दिए थोड़ा बहुत तो खाया। तो कई बार ये दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि कोई खाने के लिए हमारे पीछे घूम रहे, ठीक है। वो भ्रम भी खत्म हो जाता है। अब चले तो गए कुत्ते हमारे साथ। आपको पता है कि कुत्तों की स्थिति ऐसी होती है कि अपने गांव से निकल गए ना, फिर जो दूसरे कुत्ते हैं वो दौड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो निकलता है दूसरे कुत्ते टूट पड़ते हैं, लेकिन जब तक हम लोग साथ में रहते हैं तो पास में आके खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे कुत्ते नहीं आते, ठीक है। लौटना उसको अकेले है, हम तो है नहीं साथ में। तो सुबह 4-4:30 बजे किसी समय वो उठता होगा, भगवान जाने, मैं तो देखा नहीं कब उठा, ठीक है। मैं तो जब उठा तब तक वो जा चुका था। तो सुबह 4-4:30 बजे उठता है और उस अंधेरे में भाग करके 30 किलोमीटर आ जाता है, ताकि उसको दूसरे कुत्ते परेशान नहीं करें। नहीं तो आएगा कैसे, आएगा कैसे। और ऐसा नहीं कि ऐसा आपके साथ एक दिन होता है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, जो आपके आसपास भी जिन लोगों के साथ आप रुकते हैं 10, 20, 25, 30, 40, हर किसी के पास 2 स्टोरी है सुनाने के लिए। हर किसी के पास 2 स्टोरी है सुनाने के लिए। उसको एक जगह हम लोग ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे तो सुबह 5, 5:30 बजे 3 कुत्ते हमारे साथ हो गए। ठीक है, फॉरेस्ट के एक एरिया से हम लोग गुजर रहे थे। तो पिछले दिन संयोग से रास्ते में कुछ बेल मिल गए थे। मैं और एक गुजरात के ही सन्यासी थे जो हमारे साथ उस दिन चल रहे थे। तो कुछ बेल मिल गए थे पिछले दिन शाम को, तो हमने उठा के रख लिया था कि सुबह नाश्ता करेंगे इसका आराम से बैठ के। तो 7:15 बजे सुबह जो है उसने लगभग कहा कि यार जंगल से गुजर रहे हैं, 2 घंटा चल चुके थे, तब तक हम लोग कहीं बैठ के बेल खा लेते, नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलेंगे। बेल ही था खाने को। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे वो सामने 3 कुत्ते दिखाई दी। मैंने कहा यार हम खाएंगे, ये सुबह से हमारे साथ चल रहा है, इनको देने के लिए आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ दे पाते तो अच्छा होता। हमने उसको कहा चलो आगे चलते हैं, कहीं दुकान मिलेगी तो बिस्किट खरीद लेंगे, 2 बिस्किट का पैकेट कम से कम डाल देंगे इनको, ठीक है, कि हम खा रहे थे, इनको भी तो कुछ खिला दें। उसने कहा कि दुकान तो अभी 3 किलोमीटर आगे गांव पड़ेगा, वहाँ पर है, ठीक है, पर तब तक जो है ये जंगल का जगह ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोगों को फिर कहीं रोड किनारे बैठना पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ यह है कि अच्छा वातावरण और वो है, बैठ सकते हैं। मुश्किल से 10, 20, 30 सेकंड हम लोग बात किए होंगे या 1 मिनट हो गया होगा, ठीक। एक ट्रक हमारे को ओवरटेक किया और साइड में गाड़ी लगा दिया हमसे 20 फीट आगे। नर्मदा यात्रा में यूजुअली आपको कोई ओवरटेक करके अगर गाड़ी लगाया है तो उसका एकदम सिंपल मतलब होता है कि वो रोक करके आपको कुछ देने वाला है। यूजुअली ट्रक वाले वहाँ ओवरटेक नहीं करते, नहीं देते सामान ज़्यादा कुछ। कार वाले दिया करते हैं, बाइक वाले दिया करते हैं, ट्रक वाले नहीं देते, उनका अपना ही यात्रा रहता है। बट उस ट्रक ने ओवरटेक किया, रोक दिया, तो या तो उसको कुछ काम होगा, हम लोगों को यही उम्मीद लगी। जब हम वहाँ पहुँचे उसने आराम से अपना गेट खोला, 2 बिस्किट का पैकेट निकाला, पतंजलि का दूध बिस्किट, एक हमारे दोस्त को दिया, एक हमको दिया, प्रणाम किया और कहा अब आप लोग यात्रा करिए, ठीक है। नर्मदे हर हमारे लिए आसान हो गया। हम आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे, उस कुत्ते को बिस्किट खिलाए, फिर खुद बेल खाए, उसके बाद हाथ मुँह धोए और चल दिए। तो उस यात्रा के सारे संयोग ऐसे चलते हैं, ठीक, ऐसे चलते हैं। तो उस प्रक्रिया में चलते हुए किसी न किसी जगह पर आपको नियति क्रम पर एक भरोसा होने लगता है। ये हम ही दुनिया का बोझ अपने सिर पे उठाए हुए हैं, ये भ्रम से मुक्ति मिल जाती। एक जगह 3 महिलाएं मिली, तीनों अकेले साथ में मिलकर यात्रा कर रही थी। खरगोन के पास एक गांव की थी, एमपी की। भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, ठीक है, टूटी फूटी गांव की भाषा आती होगी, ठीक है। सामान के नाम पर जो भी कुछ बांध रखी हैं एक सिर के ऊपर, गट्ठर लेकर के चल रही हैं। बढ़िया, तीनों को कुछ भी नहीं आता, फिर भी यात्रा किए जा रही, ठीक। कोई ना कोई होता है ये जो रास्ता बता देता है, कोई ना कोई होता है ये जो कुछ दूर साथ चल लेता है। एक जगह रुकी हुई थी तो हमको पूछी, बेटा कहाँ जाओगे? यहाँ चल तक चलेंगे। तो उसने कहा हम इतना तो नहीं चल पाएंगे, यहाँ तक चलेंगे, तुम्हारे साथ चलें? चलो। 6-7 किलोमीटर साथ चले, वो वहाँ पहुँच गई, हम आगे बढ़ गए, उसको आगे कोई और मिल जाएगा। उस यात्रा की एक अच्छी बात ये भी दिखाई देती है कि पूरे रास्ते में आप अपना बैग कहीं उठा के भी फेंक दीजिएगा ना, तो उसमें से एक सामान गायब नहीं होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। ना कोई ताला है, ना कोई सिस्टम है। मैं तो खैर पैसे रखा ही नहीं था यात्रा में, लेकिन लोग पैसे रखते ही हैं, मोबाइल रहता ही है, कोई नहीं छूता। जो आखिरी पड़ाव है विमलेश्वर, वहाँ तो ये स्थिति हुई कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बाहर था, हम लोग अंदर सोए हुए थे यहाँ समझिए, और 20 फीट बाहर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट था। लोग रात में वहाँ मोबाइल लगा लगा करके अंदर आके सो गए, ठीक है। और जब उठ के जाइए आराम से अपना मोबाइल उठा लीजिए, आपको रखा हुआ मिलेगा। उसको देख करके ये समझ में आता है कि एक निश्चिंतता भरी जिंदगी संभव है, हो सकता है, हो सकता है, फिजिबल है, ठीक है। ठीक है, वहाँ किसी और विधि से हो रहा हो, हम ज्ञान विधि से करें कि समझदारी विधि से करें कि लोगों में आत्मविश्वास जगा के करें, संभव है, ये बात तो बहुत साफ दिखती है। संभव है, ये बात तो बहुत साफ दिखती। तो उस यात्रा में
शायद मानस बहुत स्थिर रहता होगा, शायद वातावरण का असर है, मुझे नहीं पता। बट जब आपको सुबह से शाम तक रोज़ ऐसा लगता है कि आपको कोई गोद में रख करके चला रहा है, ठीक है, और सब तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए है, तो नियति पर भरोसा कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? एक जगह आदमी को लगता है कि शायद संयोग रहा होगा, दूसरी जगह लगता है संयोग रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई क्रम, कोई ना कोई परिस्थिति बन ही जाती है जिसमें आपका सब ठीक चलता रहता है। तो किसी जगह पर तो ये मानना ही पड़ता है कि अस्तित्व अल्टीमेटली व्यवस्था के अर्थ में। उस एरिया की ये मान्यता है कि मानते हैं कि जिस दिन से आपने यात्रा का संकल्प ले लिया ना, उस दिन से नर्मदा माई आपकी भोजन और आपकी सुरक्षा दोनों का इंतजाम करती है। ठीक है, उनकी अपनी भाषा हो, अपनी स्वीकृतियाँ हो। घटना तो ये दिखाई देती है कि उस पूरे रूट में आप सब तरफ से सुरक्षित भी रह पाते हैं, सब तरह से आपकी ज़रूरतें पूरी भी हो पाती। वहाँ हो सकता है तो दूसरी जगहों पे भी हो ही सकता है। वो बात भी उस रूट में बहुत अच्छे से दिखाई देती है कि अल्टीमेटली नियति क्रम के ऊपर भरोसा होने की बात दिखाई देती है। उस यात्रा में एक अच्छी बात ये भी दिखी कि शुरू से लेके आप आखिरी तक चलेंगे ना, तो कई आदिवासी गांव से लेकर के, ठीक है, जिसको हम आज के दिन पिछड़े कहते हैं, जहाँ बिजली भी नहीं गई हो, पानी का भी इंतज़ाम नहीं हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ला के पानी पी रहे हों लोग, ऐसे जगह भी मिलते हैं। वो सब को देख करके ना 100 साल पहले भारत कैसा रहा होगा, आपका गांव 50-60 साल पहले कैसा रहा होगा, ठीक है, वो सारी स्थितियाँ दिखाई देती। अभी भी ऐसे गांव दिखाई देते हैं जहाँ लोग सुबह 4 बजे पूरा गांव उठता है, ठीक है, नहा धो करके किसी मंदिर में पूजा करता है, उसके बाद जा कर के अपना खेत का काम करता हो, बाकी कुछ करता हो। मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि हम जीवन विद्या के अध्ययन को ही अगर महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम में से कितने लोगों की वो निष्ठा बनती है कि हम 4 बजे उठ जाएं, 2 घंटा अध्ययन कर लें और फिर जाके बाकी काम करें। ठीक है, हम पूजा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, जो भी लोग, ठीक है, मंदिर जाने को नहीं मानते हो, किसी भी एक्टिविटी को मानते हो, जिसको मानते हैं उसको तो उतनी निष्ठा से कर लें। शायद हमारी साधना में मंदिर की ज़रूरत नहीं हो, पूजा की ज़रूरत नहीं हो उस तरह से, बट जो हमारी साधना में ज़रूरत है उसको हम उस तरह से तो कर पाएँ। और पूरे गांव का करना तो ये बात को दिखा पाता है कि जो व्यवस्था हम सोचते हैं ग्राम स्वराज्य के रूप में, वो व्यवस्थाएं संभव है, संभव है। तो वो बात भी उस रूट में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। जहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ला के पानी पीना पड़ता है ना, वहाँ भी ये दिखाई देता है कि कोई बूढ़ी स्त्री, कोई बच्चा पानी भर करके जो है वो बैठा हुआ है रोड पर, बाबा पानी पी लो। वो 3 किलोमीटर से सिर पे उठा के लाए हैं पानी, और कोई उपाय नहीं है वहाँ। ये बता रहा हूँ मैं आपको, खप्पर माल का एरिया है उसका, सूल पानी का खप्पर माल वाला जोन है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इनफैक्ट वो पूरा 200-250 किलोमीटर का एरिया है। आहा, नर्मदा जी के बगल में बड़ी पहाड़ी है, और वो इतनी ऊंची है कि आप उससे 2.5-3 किलोमीटर दूर से ही चल सकते हैं, क्योंकि रास्ता जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर तो आप चल पाएंगे, अन्यथा आप चल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से जो नर्मदा जी की दूरी पड़ती है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भी है। जी जी, दूरी जो कुल है वो तो 3200 किलोमीटर है लगभग। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है आप कैसे चलते हैं। सामान्य रूप से इसके चलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है इसका बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे किनारे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सामान्य रूप से कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे किनारे चलते हैं। उस रूट की ये मान्यता है कि नर्मदा को माता के रूप में देखते हैं, तो कोई नर्मदा नहीं बोलता, नदी नहीं बोलता, मैया जी बोलता। उस मैया जी बोलने का मैं 2 ब्यूटी देखता हूँ। मतलब मेरे लिए तो बार बार ऐसा रहा कि हमने पूछा रास्ता किधर से, उसने कहा यहाँ से। हमने कहा अच्छा नदी किनारे किनारे चलना है,
कहा नदी ने मैया जी के किनारे किनारे चलना। वो एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार तक हमारा भी तो आदत और अभ्यास बदलेगा ना जी, तो हमको समझ में आ गया कि हमारा वो क्या करना है हमको। पर मैं उस बदलाव का अपने में 2 ब्यूटी देखता हूँ। ठीक है, अब हमको समझ में आया कि जब नर्मदा मैया संबोधन करना है जी, तो भाषा के साथ भाव भी तो ठीक कर ले अपना। उसका बदलाव हमको 2 समझ में आया, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी दिखाई देता है। अधिकतम उस नर्मदा जल का जो सदुपयोग कर सकते हैं लोग, और जितना अधिक से अधिक केयर कर सकते हैं, वो केयर करने की सोचते हैं वो लोग जो मैया से उसका संबोधन करते हैं। ठीक है, अब जिस पानी में हाथ डालने के पहले आप उसको प्रणाम करके 2 बार वो करेंगे, अगर थोड़े भी कॉशस हैं आप, ठीक है, उसको बर्बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके लिए वो रिचुअल बन गया हो और ध्यान ही नहीं दे रहा हो कुछ, वो अलग बात है। बट हम तो बाहर से निकले हुए लोग हैं, उसको प्रणाम करना भी हमारे लिए आदतन नहीं रहा है। तो जैसे ही वो करने जाते हैं ना, वो दिखता है कि उस पूरी प्रक्रिया में कैसे चीज़ों को ठीक रखा जा सकता है। बल्कि पूरी यात्रा में आप देखेंगे ना, तो बहुत साफ दिखेगा कि नर्मदा जी का पानी सब जगह पीने लायक है, सिवाय 10-5 शहरों को छोड़ के। और ये शहर वो जगह हैं जहाँ कोई नर्मदा जी को मैया नहीं बोलता। हम पूरे रास्ते लगभग नर्मदा जी का पानी पिए। होशंगाबाद जो नर्मदापुरम हो गया है, वहाँ सेठानी घाट पर हम पानी भरने उतरे, अपना भी और एक दीदी साथ में थी, उनका बोतल लेकर के। मैं जा कर के 2 बार कोशिश करने के बावजूद भी भर नहीं पाया। वहाँ के कचरे को देख करके मैं खाली बोतल 100 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरा होगा। जो सेठानी घाट गए होंगे ना, वो पूरा ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, कम से कम 100 सीढ़ी तो होगी। वो पूरा उतर के नीचे आया मैं पानी भरने के लिए, लेकिन मैं भर नहीं पाया उस कचरे को देख करके। और 1 किलोमीटर आप आगे चल दीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, वापस आपको पानी पीने लायक मिल जाता है, मिल जाता है। तो इस यात्रा में देखेंगे ना, तो ये दिखाई देता है कि ये जो मैया का संबोधन भी है ना, ठीक है, ये संतुलित कर देता है आदमी को। मैं अपने लिए तो ये बात को देख पाया कि उस दृष्टि से जब हम देखते हैं ना, तो हमारी भाव की साधना उतनी देर बहुत सहजता से हो जाती है। ठीक है, उतनी देर तक, जितनी देर तक हम माता के संबोधन से और माता के भाव से उसको देख रहे हैं, उतनी देर तक हमारी भाव की साधना सटीकता से हो जाती है। कि जो भाव माता के प्रति रखना होता है, कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा का, वो भाव स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर स्थिर होता है। तो आप पानी पीजिए, नहाइए, बाकी क्रियाकलाप को करिए, बट वो करते हुए वो भाव साधना बनी रहती है। और मैं फिर से कहूँगा कि ये सब काम उन्हीं के लिए आता है जो होशपूर्वक कर रहे। नहीं कर रहे तो उसका कोई उत्तर नहीं है जी, उसका कोई उत्तर नहीं। तो इस पूरे क्रम में देखिएगा ना, तो ये दिखाई देता है कि जब एक बार चलना शुरू करते तो एक रास्ता होता है बिल्कुल किनारे से। कई जगहों पर क्या है कि किनारा इतना कठिन है कि चला नहीं जा सकता, या लोगों ने फसल लगा रखी है तो चलने की जगह नहीं बची है। वहाँ पर हम उसके बगल में जो गांव बसा हुआ है, ठीक है, या खेत की जो मेड़ या पगडंडियाँ हैं, उससे चलने का काम करते हैं। कई जगहों पर नर्मदा जी के ऊपर बांध बन गया है, आज के दिन बड़े बड़े बांध बन गए हैं। वो बांध बनने के कारण जब बैक वाटर आता है उसका, तो वो एक बड़े एरिया में 7-8 महीने तक फैला रहता है। उसके कारण कई सारे गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। तो वहाँ आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक डूब क्षेत्र है, तो उसके बाद जो हाईवे है बेसिकली उससे चलना होता है। तो ये 3 तरह का रूट, बिल्कुल किनारा, बगल के गांव के रास्ते और हाईवे। सामान्यतः लोग तीनों के मिक्सचर में चलते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। कई जगहों पर दोनों रास्ते हैं, तीनों रास्ते हैं। जिनको बहुत जल्दी करना होता है वो हाईवे से जाते हैं, जिनको आराम आराम से चलना होता है वो बिल्कुल किनारे किनारे चलते हैं। हम लोगों की यात्रा ऐसी रही कि मुझे लगता है आधा हिस्सा या उससे थोड़ा कम शायद हम किनारे से चल पाए होंगे, उससे कम गांव से चले, उससे कम हाईवे से चले।
हमारी अगर यात्रा की पूछेगा तो ये स्थिति रही। इस कारण से दूरी कई बार बदल जाती है। हाईवे की दूरी सबसे कम पड़ती है क्योंकि एकदम सीधा रास्ता, सपाट आप चल सकते हैं। किनारे से चलने में बहुत दूरी का अंदाज भी नहीं लगता है क्योंकि वहाँ कोई किलोमीटर का माइलस्टोन है नहीं। लोग कहते हैं 2 किलोमीटर, पता चले 1 घंटा लग जाए आपको चलने में। और वो जो उभर खाबर रास्ते होते हैं तो उसमें बहुत स्पीड भी नहीं मिलता है आपको चलने का, एक एक कदम आपको संभाल के रखना पड़ता है। तो दूरी का ऐसा है, 3200 किलोमीटर का वो है। तो इस पूरी यात्रा की अगर उपलब्धियों में देखिएगा ना, तो अस्तित्व के प्रति जो निश्चिंतता का भाव है, ठीक है, वो बहुत स्वाभाविक रूप से उभरता है। ये माता संबोधन के साथ बहुत स्वाभाविक रूप से भाव की साधना हो जाती है। इस सब को हटा के सामान्य दृष्टि से देखिएगा ना, तो भूगोल का, इतिहास का बहुत सारा अध्ययन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है जो जंगल से होकर गुजरता है, पहाड़ से होकर गुजरता है, ठीक है, कुछ मैदानी रास्ते और शहरों से होकर भी गुजरते हैं। तो आपको सब तरह के भूगोल का, जलवायु का, परिस्थिति का, अलग अलग तरह के लोगों का, विशुद्ध आदिवासी एरिया से लेकर के मॉडर्न से तक का पूरा रेंज आपको मिल जाता है। तो जो आपका एक्सपोजर होता है ना, आदमी के रूप में, प्रकृति के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, जिनको नेचुरल ब्यूटी पसंद है, उस अर्थ में वो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है। तो उस दृष्टि से भी इस यात्रा का अपना सौंदर्य है। गुजरात में एक अमृतलाल वेगर हुए हैं जिन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उन्होंने खंड खंड में नर्मदा जी की परिक्रमा की है, जो पूरे नहीं कर पाते तो टुकड़ों में किया है। बहुत अच्छा से उन्होंने विश्लेषण किया है बहुत सारी चीज़ों का। अच्छा, क्या नागर है? अच्छा, अमृतस्य नर्मदा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा है, और एक शायद तीरे तीरे नर्मदा है। एक पुस्तक उनकी मैंने पढ़ी इस यात्रा के बाद, पहले तो एक भी नहीं पढ़ी थी। पहले के समय में ये यात्रा बहुत कठिन थी। अब तो धीरे धीरे सरकार ने ज़्यादातर जगहों पे रोड बना दिया है, रास्ते निकाल दिए हैं, बट अभी भी जितना है ना, वो सब तरह का एक्सप्लोरेशन करने के लिए पर्याप्त है। सब तरह का एक्सप्लोरेशन भौगोलिक रूप से, जलवायु के रूप से, परिस्थिति के रूप से, लोगों के रूप से पर्याप्त है। मतलब ऐसे एरिया भी, अगर गरीबी के टर्म में भी देखिएगा ना, या सुविधा के अभाव के टर्म में, ऐसे एरिया भी मिलेंगे आपको कि जब रास्ते में जो लोग यात्रा करते ना, बच्चों के लिए चॉकलेट और ये सारी चीज़ें बांटते रहते हैं कई सारी जगहों पर। तो एक बच्चा जब आपसे दूर से नर्मदे हर चिल्लाता है ना, ठीक है, हमारे लिए चिल्लाना है, उनकी जगह से देखेगा तो पुकारना है। और जब नर्मदे हर कहता है ना, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपसे चॉकलेट की अपेक्षा रख रहा है, ठीक है। उसने वहाँ से नर्मदे हर कहा और आप अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो दोबारा नर्मदे हर कहेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और अगर उसने देख लिया कि आप पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं तो इसका मतलब उसको चॉकलेट मिलने वाला है। जितनी देर में आप बढ़ करके 20 फीट आगे जाएंगे, उतनी देर में वो 100 फीट ऊंची पहाड़ी से दौड़ करके खड़ा हो जाएगा। और सिर्फ वही खड़ा होगा ऐसा नहीं है, वो पुकारते आएगा तो कम से कम 8-10 वहाँ आपको मिलने वाले हैं अभी, ठीक है। लोग देने के रूप में क्या दे पाते हैं? 50 पैसा ना 1 रुपये का चॉकलेट। 90% टाइम तो उनको 50 पैसे का चॉकलेट मिलना है। कई बार तो ऐसा होता है कि चॉकलेट बांटते बांटते ख़त्म हो जाते हैं, वो बेचारे दौड़ के आ भी जाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है उनको। लेकिन वो सब के बावजूद अगर उनका स्वास्थ्य देखिएगा ना तो परफेक्ट मिलता है। उसमें कमी नहीं दिखाई देती। उसके चेहरे की, त्वचा की चमक को देखिएगा ना, एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है। पहनने को कपड़े के नाम पर एक छोटा अंडरवियर या कपड़ा पहने हुए वो घूम रहा होगा, ठीक है, स्वास्थ्य में कमी नहीं है। एक दिन उसी एरिया में हम लोगों ने देखा, जंगल में 10-12 लोग दौड़ रहे हैं, हम भी गुजर रहे थे, तो एक बच्चे को बुला के पूछे क्या हो गया, तो कहा सुबह से एक खरगोश पकड़ रहे हैं। खरगोश जानते हैं? ठीक है, हाँ, रैबिट। तो कहा
तो कहा उसको पकड़ रहे हैं, 2-2:30 बज रहा होगा दिन के, ठीक है, और कहा सुबह से पकड़ रहे हैं। हमने लगा पूछा कि क्या लगता है पकड़ लोगे? कह रहा है शाम तक दौड़ा के निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। मैं ये सोचा कि दिन भर में 10 आदमी एक खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, शाम तक पकड़ भी लिया तो किसके मुंह में क्या जाएगा? खरगोश का वजन मुझे नहीं लगता है कि 1 किलो से ज़्यादा मांस निकलता होगा उसमें, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा दिन लगाने वाले लोग भी आज के दिन यहाँ उपलब्ध हैं, यानी जिनके पास रोजगार की कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। वो रेंज भी आपको वहाँ रास्ते में जो है ना दिखाई देगा। उसको देख के ये बात तो समझ में आती है कि स्वास्थ्य का संबंध जो है ना, आज के दिन जो सुविधा हम अंबार खड़ा कर लिए हैं ना, उससे बहुत नहीं है। तो ऐसा अगर उस पूरे रूट को देखिएगा ना, तो हाँ, रोज़ कितना चलते थे? कम से कम जो हम सामान्य रूप से चले, अपवाद के दिनों को छोड़ दें, तो 25-30 किलोमीटर हम रोज़ चलने का टारगेट करते थे, 25 से 35 के बीच में, 30 ± 5, ये हम लोगों ने मोटा मोटा टारगेट रखा था। आखिरी के लगभग 27-28 दिनों को देखिएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चले हम वापसी की यात्रा में। उसमें तो एवरेज हमारा जो रहा वो समझिए 50 किलोमीटर रोज़ का रहा होगा। तो मिनिमम जो हम बाद के दिनों में जो हम न्यूनतम चले, वो समझिए बाद के 28 दिनों में लगभग जो हम न्यूनतम चले वो 45 किलोमीटर, और जो अधिकतम चले वो 60, 62, 63, 64 किलोमीटर तक भी चले एक दिन में। समय देखिएगा तो जो यात्रा का दूसरा भाग है हमारा वो तो 28 दिन लगा, उसके पहले वाले भाग में 62 डेज़ लगा, तो टोटल 90 डेज़ हमको लगा। 4 फरवरी की यात्रा हमने शुरू की थी, 5 मई को वो पूरी हो गई हमारी। फरवरी के दिन थोड़े कम होते हैं, तो कुल मिला के एग्जैक्टली 90 दिन हमको लगा, जिस समय से मैंने यात्रा शुरू की और जिस समय पूरा किया अगर देखेंगे तो 90 दिन लगा हमको। नहीं, उसमें होता यह है कि नर्मदा जी के दक्षिणी तट से यात्रा को हमने शुरू किया। ये नर्मदा जी ऐसी बह रही हैं तो दक्षिणी तट से हमने यात्रा को शुरू किया। हम क्रॉस कहीं कर नहीं सकते, तो हमेशा दक्षिण में बने रहेंगे, यानी नर्मदा जी मेरे दाहिने हाथ पे रहेंगी। एकदम सिंपल पहचान होता है, इधर रख के हम चलते रहते। जब आप चलते चलते यहाँ अरब सागर में आ जाते हैं, जहाँ वो मिलती हैं समुद्र से, रत्ना सागर बोलते हैं उसको, वहाँ विमलेश्वर जगह है। तो नर्मदा जी को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो जिस सी में जहाँ जाके वो मिली हैं उस सी को बेसिकली हम नाव से क्रॉस करते हैं। तो लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का समय लगता है अभी के बोट में, जिससे आप इस साइड से उस साइड में पूरा क्रॉस करते हैं। तो बेसिकली एक पूरी ऐसी खाड़ी सी आई हुई है, ठीक है, मतलब सामान्य भाषा में कहिए तो एक गड्ढा लंबा सा आया हुआ है, जिसमें पानी तभी आता है जब टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो नाव खड़ी रहती है। जब उसमें पानी आता है ज्वार भाटा के समय में, तो नाव उड़ जाती है, उसमें आदमी बैठ जाता है और ज्वार भाटा के लौटने के पहले समुद्र में प्रवेश कर जाता है, तो यात्रा हो जाती है। तो ऐसा लौट के दूसरे साइड आते हैं। मीठी तलाई एक जगह है जहाँ निकलते हैं, गुजरात वाले लोगों को शायद पता हो, तो मीठी तलाई जगह कहते हैं जहाँ हम निकलते हैं। पानी वहाँ का मीठा है इसलिए मीठी तलाई बोलते हैं, पीने लायक है मीठा का मतलब। वहाँ से फिर हम दूसरे साइड में आ गए, उसको उत्तर तट कहते हैं। तो उस उत्तर तट से यात्रा पूरी होती है जाकर के अमरकंटक में वापस। ऐसा है। जिस उपलब्धि से मैंने अपनी बात को शुरू किया था कि सजगता वाली उस साधना को मैं करना चाहता था, उसको अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि 70-80% जितना मैंने सोचा था उसका मैं कर पाया उसको, ठीक है। पर जितना नहीं कर पाया ना, उसके लिए मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि कोई वातावरण, कोई परिस्थिति, कोई दूसरा कारण नहीं है। कारण तो हमारा अपना ही प्रवृत्ति है, या आलस्य है, या प्रमाद है, या तत्परता और उत्साह का अभाव है। वो बात बहुत अच्छे से, या बिगड़ा हुआ आदत है। यात्रा करने वालों की जो एवरेज एज है आज के दिन, वो तो मान के चलिए 50+ होगा। वही बता रहा हूँ, वही औसत पूछेंगे पैदल या बस से, औसत अगर पूछेंगे तो मुझे तो देख के अनुमान बना कि 50 से ऊपर है।
कम से कम उम्र के लोग जो हमको मिले वो 24-25 के मिले। अधिक से अधिक जिस उम्र के लोग हमको मिले वो 78 से 83, 78 से 83, इस उम्र के लोग मिले। 78, 78 और 83, 83। सेवा करने वाले भी वैसे मिले और चलने वाले भी मिले। एक मिनट में प्रश्न पे आ जाता हूँ, पर मैं उस बात को रिस्पॉन्ड कर दूँ कि मैं अगर अपना जगह देखूँ ना, तो हमको ये समझ में आया कि सजगता वाले उस अभ्यास को मैं 70-80% कर पाया, और जो नहीं कर पाया उसका कारण फिर कोई और नहीं है। उसका कारण अपना आलस्य है, अपना प्रमाद है, अपना निष्ठा का अभाव है, अपना पुराना बिगड़ा हुआ आदत है, जिसको और ठीक से होश के अभ्यास को करने की ज़रूरत है। जी, अब आप क्या पूछ रहे हैं? सामान क्या क्या था? ये बहुत अच्छा बात है। नर्मदा की यात्रा जब आप करते हैं ना, तो जहाँ आप संकल्प लेते हैं यात्रा का, वहाँ से बॉटल में एक आपको नर्मदा जी का जल भर के मिलता है, तो ये मानते हैं कि मैया हमारे साथ चल रही है। परंपरागत कल्चर तो इसका ये रहा है कि लोग खाली पैर इस यात्रा को करते हैं। अभी भी जो पुराने साधु सन्यासी किसी जगह पर बैठे हुए हैं, चप्पल पहन के यात्रा करने वालों को बहुत गाली देते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग चप्पल पहन के ही यात्रा करते हैं। मुझे पूरे रास्ते में 10-15 लोग मुश्किल से मिले होंगे जो खाली पैर कर रहे थे। मैं खुद भी चप्पल पहन के कर रहा था। खाली पैर में आपको बहुत स्पीड नहीं मिलता है, फिर आराम से करने की यात्रा होती है तो सामान में अगर पूछेंगे तो टोटल 3 जोड़ी कपड़े रखे थे मैंने। वो इसलिए कि मेरी आदत एक दिन के कपड़े को पहन के रोज़ उसको धो के पहनने की थी, तो मैं एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलता था कि अगर किसी दिन नहीं सूखा तो एक रख के चलूँ। वो था पूजा के सामान के रूप में। वो नर्मदा जी का जल रहता है और पूजा के कुछ और सामान साथ में रहते हैं। वो पूरा एक तरह से एक बैग हो जाता है छोटा सा, ठीक है। वो था। एक स्लीपिंग बैग लेकर के हम चले थे जो 15 दिन में हटा दिए, ठीक है। एक चादर रखे थे जो ज़रूरत पड़े तो ओढ़ने के और बिछाने के दोनों के काम आती है, ठीक है। एक आसन लेके चले थे कि बैठ करके कहीं आराम से कुछ सोचना हो करना हो तो करेंगे, उसको मैंने हटा दिया ये सोच के कि इसी चादर को मोड़ के इस पे बैठ जाया करेंगे। एक तौलिया लेके चले थे, ठीक है, उसको भी हटा दिया ये करके कि गर्मी में जब चलते हैं तो सिर में बांधने के लिए एक अंगोछा रखते हैं, ठीक है, तो तौलिया का काम वो कर देगा और रखने की ज़रूरत नहीं। बीच में कुछ समय वो आने का मतलब जहाँ से मंगवाया था मैंने, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, 3 जगह मैंने कोऑर्डिनेट करके सारा सामान मंगवाया था, एक जबलपुर में, एक ओंकारेश्वर में, एक लौट के धारेश्वर में, ठीक है। तो जितने दिन वो तौलिया नहीं था हमारे पास, वो नीचे पहनने के लिए वो लुंगी यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने उसी को टॉवेल की तरह यूज़ किया कि क्यों एक्स्ट्रा सामान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक टॉर्च था छोटा सा जो यूज़ में आता था। एक डायरी थी जिसमें दोनों काम होता है। कुछ आप यात्रा के मतलब 2 अलग अलग डायरी थी, एक बड़ी एक छोटी। संयोग से एक डायरी हमको भीलवाड़ा में मिली थी, किसी दीदी ने दे दिया था। उस डायरी में यही काम था कि जहाँ जहाँ जाते ना, वो सब जगह पर बेसिकली वो लोग एक सील लगाते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, जिसमें वहाँ का पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, पता ये सब लिखा रहता है कि आप लौट करके किसी को कुछ बताना चाहें या आपको पता रहे कि आप इस तरह से यात्रा किए थे। कोई पूछता भी है आगे तो आप वो सारे, एक तरह से वो प्रूफ की तरह भी काम करता है, आगे किसी को गाइडेंस देने की तरह से भी काम आता है। लौट करके आप उनको कोई सहयोग करना चाहते हैं तो उनका सारा डिटेल आपके पास है, इस रूप में भी काम आता है। उनका अपना भी वो रिकॉर्ड में नोट रहता है ताकि जहाँ से भी वो पैसे ले रहे हैं या कोई सहयोग कर रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है वो बता सकें उसको। हाँ जी, जो प्राइवेट भी सब अपने नाम का और फ़ोन नंबर, क्या लिखना है जी, नाम, पता, फ़ोन नंबर, बस लगा दीजिए। आश्रम और घर दोनों लगाते हैं, घर में भी वही करते हैं तो वो डायरी थी। एक छोटी डायरी थी जिसमें हमको जितना अपने संस्मरण लिखने का अवसर होता था वो मैं कर देता था। बल्कि इस यात्रा में मैंने एक चीज़ और सोचा था कि थोड़ा फ्री टाइम रहेगा ना, तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि एक शिविर इस बात के लिए डिज़ाइन करें कि व्यवस्था में बदलाव कैसे हो, ठीक है।
जैसे ये व्यक्तिगत अभ्यास के संदर्भ में इस शिविर की बात कर रहे हैं ना, ऐसे समाज में अगर संस्कृति सभ्यता में बदलाव करना चाहते हैं, विधि व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं, तो उसकी विधि प्रक्रिया क्या होगी, उसको सोचने के लिए मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि एक शिविर डिज़ाइन करें। इसमें जितना खाली समय मिला ना, मैंने उसके लिए उसका सदुपयोग किया कि किन बिंदुओं को किस तरह से क्रम में रख करके इसको डिज़ाइनिंग करने का काम किया जा सकता है। तो वो अगर पूछिएगा तो हमारा एक और टारगेट था, ठीक, जिसको मैंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आगे जब कभी अवसर अनुकूलता होगी तो उसको प्रयोग करके वही आगे जब कभी अवसर अनुकूलता होगी तो उसको प्रयोग करके देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट रहता है, नहीं रहता है, कैसे कर सकते हैं। बट और सामान के रूप में देखिएगा क्या था, हाँ एक थाली थी एक, ठीक, कटोरी नहीं रखा था, खंड वाली थाली थी। चम्मच की आदत है मुझे तो चम्मच रख रखा था। कपड़ा सुखाने के लिए क्लिप रख रखा था मैंने। इनफैक्ट कुछ ज़रूरतों के बारे में देखिएगा ना तो समृद्धि के संदर्भ में भी इस बात को मैं कहूँगा, उस यात्रा में मैंने किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा जो क्लिप लेके चलता है। कपड़े उसके भी नहीं उड़ते हैं, ये बात सच, जैसे भी मैनेज होता लेकिन मुझे कभी उसका भरोसा नहीं हुआ, मैं तो हमेशा क्लिप लगा के रखता था कपड़े तो मेरी ज़रूरत के रूप में क्लिप था, दूसरों के लिए नहीं था, ठीक है। कपड़े उनके भी एक भी नहीं खोए, ये बात सच है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत लगती है, क्लिप तो है। अब कोई मेरे पीछे पड़ जाए कि नहीं ये क्लिप रखना ठीक नहीं है, तुम फालतू ढो रहे हो, यहाँ से झगड़ा शुरू होता है हमारा परस्परता तो वो 6 क्लिप थे हमारे पास। रस्सी का एक टुकड़ा था, ठीक है, कहीं कुछ बांधना हो करना हो तो उसके लिए। एक फोम का पतला गद्दा था, वो बिल्कुल फोम का, बेसिकली गद्दा नहीं कहना चाहिए, फोम का सीट है वो। 200 ग्राम वेट होता है, 6x3 की साइज़, मेरी तो 2.25 की साइज़ थी। 6x3 भी मैंने नहीं रखा था, 2.25 की साइज़ थी, जिसको फोल्ड करके पीछे बांधे रहते हैं बैग के बाहर। और क्या था, हाँ गद्दे का ऐसा रहा कि धीरे धीरे जब 11 kg के बाद जिस दिन से हमारे पास 6 kg हो गया ना वेट, वो लास्ट में हमको ये समझ में आया कि मेरे बैग का वज़न ही ज़्यादा है। हम सब के बैग का वज़न ज़्यादा था, क्योंकि आप ज़्यादा सामान भरोगे तो बैग तो भारी ही रहेगा। वही बैग था अच्युत भैया जो आपने दे रखा है तो वो भारी था। तो ये समझ में आया कि अल्टीमेटली बैग ही बदलना पड़ेगा। तो होशंगाबाद में कुछ लोग मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा स्कूल बैग जो होता है ना, सामान कम हो गया था तब स्कूल बैग में आराम से आ भी सकता था और स्कूल बैग उसका वेट ले भी सकता था। तो वो मुझे लगता है 400-450 ग्राम का होगा, तो 800 ग्राम वो कम हो गया बैग के वेट के रूप में, या 1 kg लगभग। तो इसके अलावा तो मुझे थाली तो बता ही दिया, चम्मच बता ही दिया, तेल था, हाँ अच्छा मोबाइल का बताता हूँ तेल नहीं, साबुन तो रखा ही नहीं था मैंने, मैं यूज़ भी जनरली नहीं करता हूँ। तेल था क्योंकि पैर में लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एक दर्द का तेल रखा था। 15 दिन बाद जब सामान हटाया ना तो मुझे समझ में आ गया कि जब दर्द होगा तब देखेंगे, ये 250 ग्राम वज़न लेके तो नहीं चल सकते तो वो दे दिया किसी को। एक तेल का डब्बा था जिसको लगाने के लिए यूज़ करते थे, खास करके पैर में रात में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं सैंडल पहन के चलता हूँ, जूते पहनने की मुझे आदत नहीं है, तो उसमें पैर फटता है, उसको थोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो था। और हाँ मोबाइल का पूछे थे ना, मोबाइल का संयोग ऐसा रहा कि जिस दिन मैंने यात्रा शुरू करी, शाम को 4:30 बजे शुरू करी लगभग चलना। कबीर चबूतरा एक जगह है, आप में से जो भी लोग अमरकंटक गए होंगे 6 किलोमीटर के आसपास पे, वहाँ चल के रात में रुके। सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा था, लाइट जलाए, उस बेसिक फ़ोन ही रखता हूँ मैं, उसका लाइट जलाया किसी चीज़ को देखने के लिए, हाथ से फ़ोन गिर गया। मेरा रोज़ ही गिरता है, ठीक है, दिन भर में 3 बार मेरे हाथ से फ़ोन गिरता है। मैं आज सुबह बंदन को यही कह रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन फ़ोन संभालना आज तक नहीं सीख पाया। उस दिन भी गिर गया, ठीक है, मेरे लिए नॉर्मल था, लेकिन उसको उठाया तो फिर ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने मान लिया कि फ़ोन नहीं रखना ही ठीक है यात्रा में। तो मैंने 15-20 दिन तो फ़ोन रखे ही नहीं। उसके बाद अनेक परिस्थितियों में लोगों ने कहा रख ही लो, और जो साथ में थे भैया जिनको फ़ोन करना होता फिर उनको फ़ोन लगा देते।
तो 18-20 दिन बाद हमको लगता है हम जबलपुर पहुँचे होंगे, तो फिर दोबारा फ़ोन आ गया। लेकिन उस यात्रा की ब्यूटी ये रही कि पूरे गुजरात में न तो एयरटेल का नेटवर्क बहुत मिला हमको, न BSNL मिला, जियो बहुत था। और उस चूँकि जब आप नदी के किनारे यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो नेटवर्क मिलना ऐसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2G नेटवर्क का फ़ोन आज के दिन रखना बहुत कठिन काम हो गया है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिलता है, बात ही नहीं हो पाती है। तो फ़ोन का डिस्टरबेंस मेरा बहुत मिनिमल रहा, 15-20 दिन तो रहा ही नहीं। उसके बाद भी जब रहा तो आधे टाइम नेटवर्क नहीं रहा। मुश्किल से मुझे लगता है गिन के मेरे 90 दिन में 90 फ़ोन कॉल नहीं हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। नर्मदा यात्रा की ये बात कहते हैं कि कोई 2 आदमी साथ यात्रा शुरू करे, कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरे समय वो साथ रह ले। कोई ना कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी न किसी जगह पर आगे पीछे हो ही जाता है। तो अगर उस तरह से देखिएगा तो 3 लोग हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी, लेकिन वो होता रहता है कि कभी दोपहर में वो आगे हो गए, कभी शाम तक हम मिलने का टारगेट रख लेते हैं कि शाम को वहाँ मिल लेंगे, दोपहर का भोजन यहाँ कर लेंगे, तो आगे पीछे चलने में होता रहता है। तो बिल्कुल साथ चलना तो नहीं हो पाता, लेकिन 3 लोग थे हम लोग। एक जबलपुर से दीदी थी, दीपशिखा दीदी, एक बिलासपुर से थे संजय पांडे भैया। तो हम 3 लोगों ने शुरू किया था। बट रास्ते में बहुत सारे लोग आपको मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यात्रा के आखिरी के कुछ दिनों में एक गुजरात के सन्यासी थे जो लगभग 17-18 दिन हमारे साथ चले। गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो बेसिक फ़ोन वाला आदमी हूँ जी, दूर दूर तक नहीं सोचता हूँ। लेकिन संजय पांडे जी साथ में रहते थे, तो डिस्टेंस की प्लानिंग करने के लिए कि अगर हम 50-55 किलोमीटर चलेंगे तो कहाँ जाके रुकेंगे, उसके लिए गूगल मैप से डिस्टेंस देखने का काम कर लेते थे। यात्रा जब शुरू किया, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गए। इस यात्रा को जो शुरू किए थे तो हम लोगों को, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कहाँ रुकना होता है, कहाँ क्या करना होता है। दीपशिखा दीदी को संयोग से जबलपुर में कोई मिल गया जिसने एक किताब दे दी, ठीक है, एक दीदी है जिन्होंने किताब दे दी। उसमें मार्क किया हुआ है कि कितना किलोमीटर कौन सी जगह है जहाँ आप रुक सकते हैं। किलोमीटर कुछ गलत है, कुछ सही है, बट उससे एक मोटा मोटा अंदाज हमको हो गया कि ये जगह पर यहाँ हम रुक सकते हैं। उसी को देख देख करके चलते रहे कि भाई यहाँ रुक लेंगे, यहाँ रुक लेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि लोगों से पूछ लीजिए, उस रूट का हर आदमी आपको बता देगा यहाँ आश्रम है या यहाँ ये गृहस्थ है जो अपने घर से सेवा देता है, आप वहाँ रुक सकते। और इमरजेंसी आपकी होगी किसी भी चीज़ की, तो फिर जो दरवाज़ा सामने खुला है वही आपको स्वागत से रोक लेगा। जैसे एक जगह हम लोग जा रहे थे, अचानक से बारिश आ गई। 1:30 बजे से बैठे थे कि बारिश हो सकती है, नहीं चलेंगे। जब 4 बजे तक बारिश नहीं हुई तो चल दिए, और मुश्किल से 15 कदम चले होंगे कि वो बारिश शुरू हो गई। ठीक है, फंस गए। अब कुछ नहीं करना, जो घर सामने है आप उसमें चले जाइए, आराम से वो आपका स्वागत करके चाय भी पिलाएंगे, रात रोक भी लेंगे, अगले दिन सुबह नाश्ता करा के भेज भी देंगे। वापस यूजुअली नहीं चलते, नहीं चलते। जो मैं पहले दिन कह रहा था कि अंततोगत्वा व्यापक में स्वयं को संपृक्त देखने का, अगले को संपृक्त देखने का, और उस संपृक्तता के तहत अपनी व्यवस्था, अगले की व्यवस्था में भागीदारी, और अगले का जो शुभ का चाहना है वो उस संपृक्तता का अभिव्यक्ति है। तो मूलतः अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना, प्रकृति या इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना, और दूसरी इकाइयों के साथ अंतर संबंध होना, फंडामेंटली देखिएगा तो इतने भर को ध्यान में बना के रखने की बात है। खराब एक्सपीरियंस अगर हमको लगने के रूप में पूछिएगा तो हमको खराब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन बाहर की घटनाओं के रूप में पूछिएगा तो 1-2 जगह ऐसे सिचुएशन होते ही हैं जहां लोग आपको कुछ अन्यथा भी कह दें। ठीक है, आप किसी से रास्ता पूछें वो इग्नोर कर दे। ठीक है, पॉसिबल होता है, ठीक है, पॉसिबल होता है। ठीक है, कहीं आप जा रहे हो किसी जगह पर, ठीक है, आप जिस जगह पे खाना खाने बैठे हो, ठीक है, कुछ और काम करने के लिए बैठे हो, कोई आकर के वहाँ बैठ गया हो, आपका जगह ले लिया हो, इससे ज़्यादा तो कोई वहाँ क्या करेगा जी। बट इन छोटी छोटी चीज़ों का आप देखेंगे तो ज़िंदगी में एक बड़ा गोल हो, एक बड़ा पर्सपेक्टिव हो तो कुछ बहुत असर नहीं पड़ता है।
चलने में डेंजरस जोन के रूप में सूल पानी का एरिया है जो माना जाता है। राजघाट बरवानी एक जगह है, वहाँ से शुरू करके गुजरात में गोरा एक जगह है, नर्मदा वो करके ज़िला में आता है अगर मुझे ठीक पता है तो वहाँ तक का एरिया है जो कठिन एरिया माना जाता है। किसी ज़माने में ऐसा कहते हैं कि भील लोग, मामा बोलते हैं उनको, भील लोग वहाँ पर लूट लिया करते थे। बट पिछले 20-25 सालों में देखेंगे तो स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। पिछले 20 साल में एक भी घटना लूटने की मुझे नहीं पता चली, जितने लोगों से भी पूछा, बात किया, नहीं पता चला। उसके पहले ज़रूर है कि लूटते थे लोग, वैसे लोग भी मिले जो उस समय लूटते थे और आज सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मिले, उस समय लूटते थे, आज के दिन सेवा कर रहे हैं। जब उनसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि मेरी माताजी को लूट लिया था, मेरे पिताजी को लूट लिया था। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। उस समय की गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, वातावरण भी उस तरह का था, धीरे धीरे बदल गया। उसको बदलने में एक मुख्य जो योगदान रहा है वो एक लखनगिरी जी महाराज हैं, जिनका एक आश्रम भी है वहाँ। ऐसे ही वो सूल पानी के जंगल से गुजर रहे थे जब यात्रा में, तो उनको लूट लिया भीलों ने। तो उन्होंने मन बनाया कि अब यहीं रहेंगे और इन भीलों के सुधार का काम करेंगे। तो वो बस ही गए वहाँ और पूरी शरीर यात्रा ही उन्होंने इस काम के लिए लगा दी कि उस एरिया में सुधार का काम करेंगे। धीरे 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 एक वातावरण बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। आज के दिन सरकार की योजनाएं हो गई हैं जिसमें राशन पानी ये सब मिल जाता है। वो प्रवृत्ति, मानसिकता बदल गई, अभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आज के दिन वो परिस्थिति नहीं है। वरना उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि बताते हैं कि एक अंडरवियर को छोड़ करके कपड़े तक उतरवा लेते थे। अपवाद में कोई आदमी हो जो बच के निकल जाए। जो अमृतलाल वेगर ने किताब लिखी है, उन्होंने लिखा है कि 2-3 पुलिस वाले के साथ, वो जुगाड़ था उनका अपना, तो पुलिस वाले के साथ उन्होंने वो यात्रा की तो उनका कुछ नहीं लुटाया, नहीं तो हर आदमी का लूट जाता। लेकिन मज़े की बात है, वो लूट लेने के बाद भी जब आप पार करते हैं तो दूसरी जगह पर ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो आपको सामान देने के लिए पहले से बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप लूट पीट के आने वाले। तो लोगों की आस्था तो कई तरह की चीज़ों की है। हाँ, लूटने के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि बेसिकली वो लोगों का सामान कम कराने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ की बहुत ज़्यादा जो लेके चल रहे हैं ना संग्रह, वो असंग्रह में धीरे धीरे बदल सके। पॉल्यूशन इस रूट में यात्रा करने वालों के कारण बहुत नहीं मिलता है, क्योंकि खरीद के खाने पीने का बहुत कल्चर नहीं है। मैं अभी बस से यात्रा करने वालों या कार से जाने वालों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। पैदल में क्या होता है कि बहुत खरीद के खाने का कल्चर नहीं है। ठीक है, अगर खरीद के लोग खा रहे होते हैं तो दो ही चीज़, या तो बिस्किट, वो जो 5 रुपये 10 रुपये की बिस्किट आती है वो बिस्किट, पार्ले जी और बाकी पतंजलि, ये दो ही मिलता है वहाँ। लोग मजाक में एक दिन कह रहे थे कि ये पार्ले जी बिस्किट दो ही लोग खाते हैं, या तो कुत्ते या नर्मदा यात्रा करने वाले। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। तो बिस्किट और मिक्सचर, तो उसके जो कवर होते हैं ना, या बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं तो उसके जो कवर होते हैं प्लास्टिक में, यही चीज़ दिखाई देती है जो कहीं लोग फेंक भी देते हैं। बट अभी भी यात्रा करने वाले लोग इतने अधिक नहीं हैं। ठीक है, साल भर में 50-60 हज़ार लोग करते होंगे। रूट 3200 किलोमीटर लंबा है, तो पता नहीं चल रहा है अभी पॉल्यूशन का, पता नहीं चल रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे थे अब बताइए। खर्चा तो मैं 1 रुपया लेके भी नहीं गया था, तो खर्चा तो कुछ होना नहीं था। 2-3 जगह सामान जो हमने मंगवाए थे, कुछ चप्पल ज़रूरत पड़ जाता है, एक चप्पल में आप यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर पूछिएगा तो 2 चप्पल था जो मैंने बदला रास्ते में। ठीक है, उतने भर का एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी मुझे
ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, एक कुर्ता मंगवाया था एक जगह, क्योंकि मेरा जो पिछला कुर्ता था वो ठंड के हिसाब से था और वो फट गया था, तो एक कुर्ता एक जगह मंगवाया था, वो है। संयोग से हम यात्रा 14 जनवरी को शुरू करना चाहते थे, तब तो ज़रूरत पड़ती, लेकिन योग संयोग से वो यात्रा हमारी शुरू हुई 4 फरवरी को। तो तब वही किया था, थोड़ा तो अनुमान पहले से था कि सामान कम से कम रखें, तो हमने एक सॉल रख लिया था कि रात में और भी उसी को लें और सो भी उसी से लें। संयोग ऐसा रहा कि 15-17 दिन बाद जब हम चल रहे थे एक जगह, एक झाड़ी से गुजर रहे थे, गर्मी भी तब तक थोड़ी कम हो गई थी, वो सॉल हमारे ऊपर रखा हुआ था, वो कहाँ गिर गया और खो गया हमको ध्यान भी नहीं रहा। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि वो एक्स्ट्रा था, अब ये जो चादर बच गई है ना, इसी को ओढ़ेंगे और इसी से सोएंगे। 5 मई। पैर के किसी न किसी जगह पे छाले हो जाते हैं, फोले हो जाते हैं, फूट जाते हैं, आदमी चलता रहता है। कुछ लोगों को सूजन होती है, योग संयोग से मुझे कभी सूजन चलने के कारण नहीं हुआ। एक बार ज़रूर हमको 2 दिन के लिए सूजन हुआ, अगर पूरी यात्रा में देखें तो 2 दिन के लिए हमको एक बार सूजन हुआ। उसका कारण ये था कि जिस चप्पल को मैं पहन रहा था वो एक साइड से टूट गया था और मेरा चप्पल 2 दिन बाद आना था। तो एक साइड से टूटे हुए चप्पल को जब आप पहन के चलते हैं तो उसका लोड बहुत डिफरेंट पड़ता है, जो इक्वल पड़ना चाहिए सब जगह वो नहीं पड़ के एक साइड में पूरा पड़ता है। तो अंगूठे पर पूरा लोड पड़ने के कारण एक तरफ मेरी सूजन हो गई थी, बट वो 2-2.5 दिन में ठीक हो गई। चलते रहे। भय का बिल्कुल नहीं, वो यात्रा तो अभयता का है। वो सचमुच जो कहते हैं ना कि उस यात्रा में आप अभयता के साथ चल सकते हैं, वो 100% है, कहीं नहीं है। खूब करते हैं। मतलब हाईवे का रूट है, पैदल। हाँ, 15 दिन से 20 दिन रहता है वो, तो शुरू में बताया ना जो। अच्छा, मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने जो साथ में चल रहे थे उनका ना, मैंने पूछा नहीं कभी, मैंने पूछा नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जनरल पर्पस तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि किन किन पर्पस से लोग चलते हैं। एक्सपीरियंस की दृष्टि से अच्छा है, मतलब अच्छा रहा मेरे लिए, मैं इतना तो कह सकता हूँ। कोई और ज़रूरी चीज़ हो तो बताइए, अदरवाइज हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, हम ब्रेक करना चाहेंगे। ठीक है, नमस्ते।